स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज योगी आदित्यनाथ की मुस्लिम मोहल्लों में बहुत चर्चा है। यह चर्चा सिर्फ यूपी में नहीं हो रही है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में भी योगी का नाम बार बार लिया जा रहा है। मुस्लिम परिवारों में एक ही बात कही जा रही है, अगर योगी के रास्ते पर चलेंगे तो मुस्लिम बच्चे बचे रहेंगे। मुस्लिम बच्चों को योगी मंत्री ही बचा सकता है। जो मुस्लिम नौजवान हैं, खासकर 20 से 22 साल के ग्रुप के, वो आतंकी संगठनों के टारगेट पर हैं। आतंकी हिंदुस्तान में स्लीपर सेल की फौज तैयार करना चाहते हैं। उनकी लिस्ट में वो मुस्लिम लड़के हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है, क्योंकि इस उम्र के लड़के जल्दी रेडिकलाइज हो जाते हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान बनाया गया है। एक डिलीवरी बॉय जो खाना डिलीवरी के बहाने घर का पता नोट करता, एक एक गली रास्ते की रेकी करता। एक जिहादी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग, तमिलनाडु टू कश्मीर बड़ी प्लानिंग। एक मास्टरमाइंड हिजरत और जिहाद अगेंस्ट इंडिया। टॉप सीक्रेट मिशन और जाबाजों की अनटोल्ड स्टोरी। पिछले एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन हुआ है जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत बड़े टेरर प्लान को नाकाम किया। हिंदुस्तान ने एक ऐसी जंग जीती है, ऐसे लड़ाई लड़ी है जिसके बारे में आम पब्लिक को कुछ नहीं पता। ये मिशन टॉप सीक्रेट फाइल में दफन है, लेकिन इसके बारे में आज पूरा हिंदुस्तान जानेगा। इस टेरर वॉर का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश से भी कनेक्टेड है, जहां पर पिछले कुछ वक्त से अचानक ऐसा कुछ हो रहा है जिसका कैलकुलेशन एक जिहादी फॉर्मूला तैयार कर रहा है। संभल, बरेली, अमरोहा, रामपुर। संभल में कांवड़ियों पर मांस फेंक कर दंगा कराने की प्लानिंग। बरेली में कांवड़ियों पर गंदा पानी फेंका गया। अमरोहा में पत्थरबाजी हुई। कानपुर के स्कूल में हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाना और रामपुर में इंटरनेशनल टेरर ग्रुप ISIS की धमकी। अचानक यूपी में वो सब कुछ हो रहा है जो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराने के लिए, दंगा कराने के लिए पर्याप्त मटेरियल है। यूपी टारगेट पर है। योगी जितना यूपी को कंट्रोल कर रहे हैं, उतना यूपी को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। योगी आदित्यनाथ को भी इस बात का एहसास है। योगी ने पहले ही चेताया था, यूपी टारगेट पर है। यूपी का माहौल खराब करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। योगी ने 14 जुलाई से 12 अगस्त तक सबसे ज्यादा सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। और जैसा योगी ने कहा था वैसा हो भी रहा है। यूपी में कांवड़ियों को टारगेट किया गया। जगह अलग अलग थी मगर पैटर्न बिल्कुल एक जैसा, मोटिव भी एक जैसा। सिर्फ वीडियो देखकर, रिपोर्ट देखकर परिस्थितियों को समझना, साजिश को डिकोड करना मुमकिन नहीं होता है। बरेली में कांवड़ियों पर हमला हुआ, पत्थरबाजी की खबर आई तो ऑन ग्राउंड पर इंडिया टीवी की टीम पहुंची। सच क्या है, सच्चाई क्या है, अफवाह क्या है और साजिश क्या है, इसकी पड़ताल की। रामपुर में ISIS की धमकी वाली चिट्ठी आई तो वहां पर भी इंडिया टीवी का कैमरा पहुंचा। किसने क्या कहा, असलियत में क्या हुआ, इसकी डिटेल में तहकीकात की, क्योंकि अगर सच जानना है तो ऑन लोकेशन पर जाना पड़ता है। पत्थर चले, सिर फटे, खून बहा, जमकर बवाल हुआ। हालात इस लेवल तक पहुंच गए कि कुछ भी हो सकता था। यह यूपी का अमरोहा है, जहां पर मिडनाइट हाई वोल्टेज हंगामा हुआ। कांवड़ियों पर पथराव हुआ। पत्थर फेंकने वाले कौन थे,
ये खुद कांवड़ियों से सुनिए। सब हम डीजे पर डांस करते हुए आ रहे थे अपनी साइड। एक साइड निकलने के लिए आने जाने वाहनों के लिए दिक्कत ना हो, जिससे वो प्रशासन ने छोड़वा रखी। मगर दूसरी साइड से हमारी साइड हमला हुआ, जिससे मेरे भाई का और एक बंदे का और का चोट आई। क्या हमला हुआ? किन लोगों ने? पत्थर बरसाए, बांस मारे, स्टूल मारा फेंक के। मुस्लिम थे, हिंदू जो भी थे, उपद्र ही थे। मगर एक बात तो, प्रशासन वहाँ पर वीडियो बना रहा था, उसने किसी भी अन्य प्रशासन वाले को कॉल नहीं करी। यही चौपले से 200 मीटर पीछे का। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं, हम सुरक्षित रहने चाहिए। जिन्होंने हमारे ऊपर हमला करा है, हम यहाँ से तभी हलेंगे तब वो अरेस्ट हो जाएंगे। कांवड़िया अपनी मांग पर अड़े थे। थाने के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। पुलिस ने जैसे तैसे मामले को संभाला। अमरोहा हो या फिर बरेली, कांवड़ यात्रा को ही टारगेट किया जा रहा है। बरेली में बैक टू बैक कांवड़ियों के साथ बदसलूकी हुई। पहले गंदा पानी फेंका गया, फिर पथराव तक की खबर आई। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर इस वक्त बहुत सेंसिटिव माहौल है। अफवाह क्या है और सच क्या है, ये जानने से पहले ही एक्शन का रिएक्शन शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही बरेली की पहली घटना में हुआ, जहां पर कांवड़ियों पर पानी फेंकने और उनका रास्ता रोकने का आरोप है। मैं भी वहां खुद मौजूद था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि अगर पुलिस मौके पर तुरंत पहुंचकर कार्रवाई नहीं करती और दोनों पक्षों को नहीं समझाती तो मामला तूल पकड़कर बड़ा हो सकता था। लेकिन ये योगी सरकार की ही शक्ति है कि यूपी में माहौल खराब नहीं होने दे रही। ये रामपुर का अनवा गांव है, जहां इस वक्त पुलिस सुरक्षा एजेंसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि इस गांव को जो धमकी भरी चिट्ठी मिली है, जिसमें पीएम मोदी का नाम है, गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में भी लिखा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के अनवा गांव की गलियों में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है और सन्नाटे का कारण है कि एक घर के बाहर जो है वो चिट्ठी मिली, धमकी भरी, और उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच शुरू हो गई। दरअसल पहले हम आपको ये चिट्ठी दिखा दें कि ये वो चिट्ठी है जिसकी वजह से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल इस चिट्ठी में ये साफ साफ लिखा है कि आपके परिवार या आपके रिश्तेदार या फिर आपके गांव का कोई सदस्य जो है वो विदेश से हिंदुस्तान आ रहा है। उसके पास कुछ पेन ड्राइव और मैप्स हैं जो कि वो भारत सरकार को सौंपने वाला है, केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपने वाला है, और ये पेन ड्राइव और मैप्स जो है वो उन्हें चाहिए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जान से मारने की इस चिट्ठी में धमकी दी गई है। इसमें साफ साफ जो है इंग्लिश में लिखा है कि यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ सरीन गैस, अ सिंगल कैन किल मैनी पीपल, यानी सरीन गैस का इस्तेमाल करके जान से मारने की धमकी दी गई है। दरअसल हम आपको बता दें कि ये वो घर है और इस घर के बाहर जो है यहां पर, ठीक जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर वो चिट्ठी जो है डाली गई, और सुबह का समय था 21 तारीख का, जब सुबह 7 बजे के करीब इस घर के मालिक जो है कुलदीप आए और उन्होंने गेट खोला तो देखा कि यहां पर चिट्ठी पड़ी हुई है। जिसके बाद परिवार को लगा कि शायद किसी ने कोई टोना टोटका किया है, तो वो एक लकड़ी के सहारे जो है उसे तालाब तक ले जाने लगे। लेकिन वहां पर लोगों ने जब उनसे पूछा कुलदीप से कि आखिर माजरा क्या है, तो उन्होंने पूरा मामला बताया। जिसके बाद एक चिट्ठी को खोला गया और उसमें जो है अंग्रेजी में लिखा गया था। जिसके बाद गांव के रहने वाले एक शख्स ने उस चिट्ठी को पढ़ा, जिसके बाद उन्होंने बताया कि ये कोई टोना टोटका नहीं, जबकि ये धमकी दी गई है। जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस को भी जो है, जैसे ही पुलिस ने भी वो चिट्ठियां देखी और वो झंडा देखा लाल रंग का, जिसमें कहा जा रहा है कि अरबी में लिखा हुआ था, उसके बाद पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में जांच शुरू हुई और जिस घर के आगे से जो है चिट्ठियां मिली थी, वहां पर सुरक्षा में यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। हर किसी को लग रहा है कुछ खतरनाक होने वाला है।
लेकिन आईसिस की चिट्ठी इसी गांव में क्यों आई, इस सवाल का जवाब अभी भी बाकी है। हमारे साथ वो पूरा परिवार है जिनके घर के बाहर ये चिट्ठी मिली, वो झंडा मिला। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप, क्या मामला है पूरा, कब का मामला है, पूरा डिटेल में हमें समझाए। 21 तारीख का मामला है सर। और जब सुबह मैं ट्यूबवेल पे से आया तो यहीं पे देखा कि 4 लिफाफे अलग अलग थे पड़े हुए। 4 लिफाफे? जी जी। मैंने किवाड़ खुलवाई, अपनी मम्मी को आवाज मारी, मम्मी माता जी हमारी, पिताजी है नहीं। हाँ। तो मम्मी आई अंदर से निकल के, तो हमने और मम्मी ने साथ में देखा तो वो लिफाफे टाइप था। हाँ। तो हमने, मम्मी बोली कि ये टुटका कर गया कोई। हाँ, टोना टूटका। हाँ। तो मम्मी बोली छूना मत। क्या लग रहा है कुलदीप जी आपको, ये कि किसी की शरारत है या फिर हकीकत में धमकी दी गई है, क्या है? अब सर हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि शरारत है। हाँ। हमें तो वो चिट्ठी मिली तब से हम तो डरे हुए हैं सर। डरे हुए हैं। ये बताइए, पहले तो जो है चिट्ठी मिलने से पहले आप लोग बाहर जाते होंगे काम करने के लिए भी, कुछ सामान लाने के लिए भी, अपना खेत के लिए भी 10 जगह जाते होंगे, तो अब पहले की तरह ही जाते हैं अब भी, या फिर अब घर पे ही हैं जब से? नहीं सर, पहले की तरह तो नहीं जा रहे हैं, जाते भी हैं तो 2-4 लोग साथ जाते हैं। हाँ। वीरपाल जी, आपका भी नाम लिखा था उसमें। ये बताइए कि आपके घर से कोई विदेश में है, कोई बाहर जो है नौकरी करता है, कुछ ऐसा? कोई ना है? कोई ना। कोई नहीं। कोई गांव से कोई बाहर आपकी नॉलेज में हो कि कोई आप गांव का रहने वाला बंदा या आपका रिश्तेदार कोई बाहर हो? हमें क्या बात की जानकारी नहीं है। रामपुर में चिट्ठी पढ़ने से सन्नाटा पसर गया तो कानपुर में हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाने से हल्ला मच गया। मेरी बच्ची घर पे हमसे पूछने लगी, पापा ये क्या लिखा है मेरी बुक में, लिखा उसकी बुक में गायत्री मंत्र लिखा है और गुरुवाणी और ये लिखा है या इल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो उसको ये लर्न नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई। उसने हमसे पूछा, पापा ये कैसे लर्न होना, हमने कहा ये क्या लिखा है। तो मैंने आके स्कूल में ऑब्जेक्शन करी, इनके डायरेक्टर हैं मकीजा, सुमित मकीजा, उनसे मैंने बात करी। तो उन्होंने कहा भैया देखिए ऐसा है, हम लोगों के यहाँ शुरू से हो रही है और ये होती रहेगी, अगर आप लोग 2 लोग बोल रहे हैं इससे हम अपने यहाँ का स्कूल का नियम नहीं चेंज कर देंगे। जनगण मन अधिनायक तो होता नहीं, ठीक है। और इन सबके पीएफआई से संबंध है, क्योंकि इसमें बच्चों को डेली कलमा पढ़ाया जाता है और जो नहीं होना चाहिए, न्याय संगत तो होना ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। कानपुर के निजी स्कूल के बाहर हिंदू संगठनों ने धरना दिया, हल्ला बोला, स्कूल की बिल्डिंग पर गंगा जल छिड़का ताकि स्कूल पवित्र हो सके। एक पक्ष सुनकर आधी खबर ही मिलती है, पूरा सच जानने के लिए दूसरे पक्ष को भी सुनना जरूरी है। स्कूल का क्या कहना है अब वो भी सुनिए। कलमा नहीं है, पर्टिकुलर कलमा तो काफ़ी बड़ी चीज़ है ना, और हम चारों प्रेयर्स रन करवा रहे हैं बच्चों को। सिंस 2003 वी हैव स्टार्टेड आवर स्कूल, तब से हमारी चारों प्रेयर्स चल रही हैं, चारों रिलीजन की प्रेयर हैं और वो जस्ट 2 लाइंस की प्रेयर है। श्लोक हो रहा है, सचिवाड़ी हो रही है और 2 लाइंस उनकी हो रही है। बट अभी ये जो रेज हुआ है मैटर, उस पर पता चली है हम लोग को जो चीज़ें, आज से ही उसको कन्वर्ट कर दिया है कि वी हैव शट डाउन ऑल दीज प्रेयर्स एंड वी हैव स्टार्टेड ओनली नेशनल। कानपुर का विवाद खत्म हो गया, लेकिन जो कुछ बेंगलुरु में हुआ है उसने सुरक्षा एजेंसी को अलर्ट कर दिया है। हिंदुस्तान में जो हाल ही में एंटी इंडिया साजिश रची गई, जो आतंकवादी पकड़े गए, उसमें बार बार एक शब्द सुनाई दिया, स्लीपर सेल। स्लीपर सेल एक ऐसा आतंकी जो चुपचाप आम जिंदगी जीता है और जब ऑर्डर मिलता है तो वार करता है। स्लीपर सेल कौन बनता है, कैसे बनता है, इसके लिए बेंगलुरु का लेटेस्ट केस देखने की जरूरत है। बेंगलुरु में फूड डिलीवरी बॉय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अख्तर हुसैन लश्कर असम से भागकर बेंगलुरु आया। काफी वक्त से बेंगलुरु में फूड डिलीवरी का काम कर रहा था, लेकिन इसका असली मकसद आतंकी बनना था, हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद शुरू करना था। ये बहुत रेडिकलाइज्ड युवक है। हम काफी एजेंसी के साथ काम कर रहे थे, जिनसे मिली जानकारी के बाद अख्तर को गिरफ्तार किया गया है, केस दर्ज किया गया है, जांच चल रही है। ये असम का रहने वाला है, यहाँ पर डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहा था। जांच के बाद और भी खुलासे होंगे। जब सुरक्षा एजेंसी ने जांच शुरू की तो ऐसे खुलासे होने शुरू हुए। ऐसा नेक्सस सामने आया जो हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था।
हुसैन ने पूछताछ में तमिलनाडु के अब्दुल मोंडल उर्फ जुबा का नाम लिया, जो आतंकी ट्रेनिंग लेना चाहता था। यह भी स्लीपर सेल बनने की तैयारी में था। इनके अलावा तमिलनाडु के इरोड से भी एनआईए ने 2 संदिग्ध आतंकियों को अरेस्ट किया। अब तक उत्तर भारत आतंकियों के निशाने पर रहता था, लेकिन अब साउथ इंडिया में अचानक टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ी हैं। बेंगलुरु का अख्तर हुसैन लश्कर, तमिलनाडु का अब्दुल दोनों ही अलकायदा के संपर्क में। कश्मीर का आतंकी कमांडर इन दोनों को गाइड कर रहा था। अफगानिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजने वाला था। सोचिए अगर सही वक्त पर पुलिस सुरक्षा एजेंसी एक्शन नहीं लेती तो देश के 2 दुश्मन और तैयार हो जाते। मोदी के सियासी दुश्मनों का सीक्रेट खजाना पकड़ा जा रहा है। कैश का ढेर पहले कोलकाता में मिला था, अब मुंबई में पकड़ा गया। 1-2 करोड़ नहीं, पूरे 112 करोड़ का मनी ट्रेल मिला है। और शिकंजे में फंसे हैं शिवसेना के सांसद संजय राउत। मुंबई से लेकर दिल्ली तक, उद्धव ठाकरे से लेकर जया बच्चन तक, एंटी मोदी मोर्चा के नेता पूछ रहे हैं कि संजय राउत को क्यों पकड़ा। हम आपको बताते हैं कि ईडी ने संजय राउत को क्यों गिरफ्तार किया। संजय राउत को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि राउत ने बिल्डर के अकाउंट से अपनी बीवी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कराया। संजय राउत को इसलिए पकड़ा क्योंकि उन्होंने बिल्डर के पैसे से अलीबाग का फ्लैट खरीदा। संजय राउत को इसलिए पकड़ा क्योंकि उन्होंने घोटाले का पैसा लेकर गार्डन कोर्ट में फ्लैट खरीदा। संजय राउत को इसलिए पकड़ा क्योंकि वो बिल्डर से हर महीने 2 लाख रुपए लेते थे और विदेशी यात्राओं की फंडिंग भी घोटालेबाज बिल्डर से करवाते थे। संजय राउत के पैसे के बारे में कुछ बातें आज ईडी ने कोर्ट में बताई। उनमें से बहुत सी बातें इस रिपोर्ट में देखिए। पैसा पैसा पैसा, फ्लैट में पैसा, कार में पैसा, मकान और गोदाम में पैसा, मॉल में पैसा, चौल में पैसा। मोदी विरोधियों के पास कैश का कितना बड़ा खजाना है और यह खजाना कहां कहां छिपा है। जो लोग ईडी करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि जो पैसा मिल रहा है वो असली है और ये पैसा उन्हीं के पास से मिल रहा है जो बात बात में मोदी मोदी करते हैं। शक्ति का उपयोग किया जा रहा है और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूं, जमाना एक रहता नहीं। सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन। अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी के बुरे दिन आने का सपना देखते हैं और बुरे दिन आने पर मोदी के साथ बुरा सलूक करने का ख्याली पुलाव पकाते हैं। मोदी को धमकाना कितना महंगा पड़ेगा, ये बात शायद उद्धव ठाकरे को अब तक समझ में नहीं आई है। पार्टी गंवाकर, 40 विधायकों को लुटाकर और 12 सांसदों को किनारे लगाकर उद्धव ठाकरे उन संजय राउत को डिफेंड कर रहे हैं जिन पर 1034 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले का आरोप है। ईडी ने कोर्ट में साफ साफ कह दिया है कि पात्रा चौल घोटाले का आरोपी प्रवीण राउत तो सिर्फ मोहरा है, घोटाले के पीछे असली चेहरा संजय राउत का ही है। 1034 करोड़ के घोटाले में संजय राउत को 112 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी, जिसमें प्रवीण राउत ने मिडलमैन का काम किया। अरे आपके तो काय अरे आता येणारच नाही तो 8 वाजताचा भोंगा बंद झालाय। अरे ते भोंगा नीट करणार अरे आपके तो काय अरे आता येणारच नाही तो 8 वाजताचा भोंगा बंद झालाय। 1034 करोड़ का घोटाला, 112 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी, संजय राउत के खाते में 1 करोड़ 6 लाख डायरेक्ट ट्रांसफर और राउत के घर से 11 लाख का कैश बरामद। संजय राउत भगवा लहराते हुए आते हैं और जय महाराष्ट्र करके माहौल बनाते हैं। राउत का भगवा कितना दिखावा है, कुछ सच्चाई ईडी की रिमांड कॉपी में दर्ज है। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने 5,625 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 13,95,611 रुपए का रिटर्न कमा लिया।
यानी 248 गुना का मुनाफा। परसेंटेज टर्म में कहें तो 24,810% का रिटर्न। हर लगे न फिट करी रंग चोखा है। मुनाफे की ऐसी फैक्ट्री संजय राउत ने कैसे बनाई और ठाकरे फैमिली के पावर से उसे कैसे मेंटेन किया, ये हम आगे बताएंगे। उससे पहले उद्धव ठाकरे की करंट पॉलिटिकल पोजीशन देख लेते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक दिन पहले पटना में एक बयान दिया। हम एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। ये पागलपन है, ये विचार के लिए मदमस्ती है जिसके कारण हम लगे हैं, और लाखों लोग लगे। कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा, तब भी लगे हुए हैं। अब याद कीजिए ना, जनसंघ के दिनों में कभी सोचा था मैं आपको ऐसे 100 परिवार भारत में गिना सकता हूं जिन्होंने अपनी जमीनों को बेच करके हर चुनाव लड़ा और जमानत बचाते हुए आज कमल के निशान को यहां तक पहुंचाया है। इस बात को हमको समझना है। ऐसे 100 परिवार आपको मिल रहे हैं। क्या सरलता से चुनाव लड़ते थे, कौन सी प्रेरणा थी उनको, विचारों की लड़ाई थी। तो हम विचार से जुड़े हुए पार्टी और हम कैडर बेस्ड पार्टी, और कैडर बनता है कार्यालय में। उसका बहुत बड़ा उपकरण कार्यालय होता है, 2 दिन में नहीं पैदा हो जाता। मुझसे कई बार लोग बोलते हैं कांग्रेस पार्टी फलानी पार्टी, मैं कहीं कोशिश कर ले जितना करना, हमारी 40 साल की तपस्या करेंगे तब बराबर खड़े होंगे। कुछ नहीं होने वाला जिससे ये जितने कैंप लगाने इनको CAMP समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। नड्डा ने बीजेपी नेताओं की 40 साल की मेहनत का जिक्र किया और कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों से मिलने वाली खोखली चुनौती की हकीकत बताई। उद्धव ठाकरे ने नड्डा के बयान को एंटी डेमोक्रेसी वाला बयान बताकर घुमा दिया। नड्डा साहब ने जो भी कल कुछ भाषण दिया है, क्या उसमें आपको प्रजातंत्र दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक ही पार्टी, मतलब उनकी जो पार्टी है वही रहनी चाहिए और वही रहेगी, और बाकी सारे पार्टी, जितनी सारे पक्ष हैं, सारी पार्टियां हैं, वो खत्म हो जाएगी। आज तक हम मानते थे कि ये शतरंज, यानी कि मराठी में कहते बुद्धिबल, तो इसमें शतरंज नहीं है, बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ बल वापर ले जाते हैं, शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। बातों को घुमाने से ठाकरे कुछ समय के लिए हेडलाइन तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे हकीकत नहीं बदलती। ठाकरे के एडवाइजर, ठाकरे के स्पोक्स पर्सन और ठाकरे के आंख कान कहलाने वाले संजय राउत के घर से कैश मिला है और बैंक अकाउंट में बेहिसाब पैसा मिला है। इससे उद्धव ठाकरे इनकार नहीं कर सकते। मुंबई की पात्रा चौल में रहने वाले 672 परिवारों को धोखा देकर 1034 करोड़ का घोटाला करने वाले 8 किरदारों में से 5 किरदार सीधे सीधे संजय राउत से कनेक्टेड। संजय राउत शिवसेना के राज्यसभा सांसद, वर्षा राउत संजय राउत की पत्नी, प्रवीण राउत संजय राउत का करीबी और गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन का पूर्व डायरेक्टर, माधुरी राउत प्रवीण राउत की पत्नी और वर्षा राउत की दोस्त, राकेश वधावन गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन का पूर्व डायरेक्टर, सारंग वधावन गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन का पूर्व डायरेक्टर, सुजीत पाटकर संजय राउत का करीबी, स्वप्ना पाटकर सुजीत पाटकर का करीबी। राकेश वधावन और सारंग वधावन पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपी हैं। इन्हीं की गिरफ्तारी के बाद मनी ट्रेल की जांच करते करते ईडी के हाथ संजय राउत की गिरेबान तक पहुंचे। पिछले साल तक यही संजय राउत पीएमसी बैंक घोटाले की क्रोनोलॉजी बताते थे। राउत ने कभी यह नहीं बताया कि वो खुद उसी क्रोनोलॉजी के पार्ट भी थे और पार्टनर भी। आप मुझसे पंगा मत लेना, मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। अरे आप मेरे क्या उखड़ लोगे, जाओ, बहुत देखे मैंने आप जैसे। बंदर जब दारू पीता है ना तो ज्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा। मेरा नाम संजय राउत है, मैं नहीं डरने वाला। उनको भी पता चलेगा किससे पंगा लिया है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। नीरव मोदी और विजय मल्ल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। संजय राउत ड्रामा क्रिएट करने वाले लीडर हैं।
पिछले 3.25 साल से वो हर रोज सुबह शाम उठते जागते मोदी मोदी वाला डायलॉग मारते हैं। जो सरकार के विरोधी है, जो बीजेपी के विरोधी है, उनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी जिस प्रकार से मुहिम चला रही है, ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोगों में आज भी आप देखो, लोग डरे हुए हैं, लोग बात नहीं करते, खुलकर बात नहीं करते। अब घोटाले की रियल क्रोनोलॉजी समझिए। संजय राउत ने पात्रा चौल के घोटालेबाजों से डायरेक्ट बेनिफिट लिया। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत से फ्लैट खरीदने के लिए 55 लाख का लोन लिया, जिसे कभी नहीं लौटाया। संजय राउत और वर्षा राउत ने गार्डन कोर्ट में दूसरा फ्लैट खरीदने के लिए 37.5 लाख रुपए अपने खाते में लिए। 5,625 रुपए का इन्वेस्टमेंट दिखाकर वर्षा राउत ने 13,94,375 रुपए रिटर्न ले लिया। 2009 से ही संजय राउत हर महीने 2 लाख रुपए की प्रोटेक्शन मनी ले रहे थे और राउत फैमिली की विदेश यात्राओं का खर्च भी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी उठाती थी। पात्रा चौल की जगह पक्की दीवार और पक्की छत वाले मकान का इंतजार करने वाले गरीब इंतजार करते रह गए। संजय राउत के प्रोटेक्शन में घोटालेबाज सारी मलाई खा गए। इतना सब कुछ होने पर भी उद्धव ठाकरे मोदी को हिटलर बताते। विचार अगर आपके पास है, सोच आपके पास है, जनता के सामने आइए। हमारी सोच जो भी है हम जनता के सामने रख रहे हैं, आप भी सोच रखिए और जनता के ऊपर फैसला छोड़ दो। जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, जरा मतलब पूर्ण तरीके से उसे प्रजातंत्र कहते हैं। ये अगर आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ रहा? जितने हमारे सारे लोग गए हैं, मैंने कहा कि वो तो गए, उनके हमाम में गए हैं, हमाम में गए हैं वो। अब वो मजा ले रहे हैं, लेने दो, लेकिन जब पानी बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? हिटलर का एक एग्जाम्पल मेरे पिताजी ने दिया था, क्योंकि मेरे पिताजी आप सारे जानते हो कि वो तो शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट, एक ही हिंदू हृदय सम्राट आज तक जो हुए वो है, और साथ ही साथ उनकी करियर की शुरुआत वो व्यंग्य चित्रकार थे, कार्टूनिस्ट। और डेविड लो ब्रिटेन के कार्टूनिस्ट है जो ओरिजिनल न्यूजीलैंड से आए हुए थे, उनको अपना गुरु मानते थे। तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने कहा था, मुझे भी कहा था, और शायद मैं मानता हूँ कि पब्लिकली भी कहा था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हिटलर एक समय ऐसे आया था कि अब उस वक्त लग रहा था कि शायद हिटलर जीत जाएगा, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा। तो उस वक्त डेविड लो मतलब हिटलर बॉम्ब डालता था और डेविड लो एक कार्टून निकालता था, और वो कार्टून का जो एक परिणाम हुआ करता था वो बॉम्ब से भी ज्यादा होता था। और ऐसे कहा जाता है कि हिटलर ने उस वक्त अपने सारे लोगों को कहा था कि ये व्यक्ति है कौन, है कहाँ, इसे लेके आओ, जिंदा या मुर्दा जैसे है उसे लेके आओ। तो यही होती है जो तानाशाही की बात होती है। जब सारे लोग अपने गुलाम होते हैं तो कुछ दिन के लिए, जब तक उनका उपयोग आपके लिए होता है तब तक वो गुलाम अच्छे लगते हैं, बाद में गुलाम जब उनका उपयोग नहीं रहता है वो निकलते हैं। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक विरोधी बार बार लगातार ये ही दोहराते हैं कि सारा पैसा तो बीजेपी के पास है और विपक्ष खुद कंगाली के करीब है। तो फिर इतना कैश और कैश पर ऐश कहां से हो रहा है? जब पैसा जाने लगता है तो ऐसा भी होता है कि पार्टी के सांसद संसद में कच्चा बैगन चबाने लगते हैं। किस तरीके से ईडी की कार्रवाई जो हो रही हैं वो राजनीति से प्रेरित है। विपक्ष का गला घोटने को, मुंह बंद करने के लिए, आंख बंद करने के लिए कार्रवाई चल रही है और बगैर तथ्य, बगैर सत्य के जिस तरीके से एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर लीडर संजय राउत की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनको अरेस्ट किया है रातों रात, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी हम निंदा करते हैं और उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं। किसका पैसा कहां छिपा है, किसका पैसा कहां लगा है, किसका पैसा चौल में छिपा है, ईडी को खबर लग गई है। संजय राउत के बाद अगला नंबर आने वाला है, इसीलिए मोदी विरोधियों में बेचैनी का आलम है। कमाल है, इन लोग करोड़ों रुपए लगा रहे हैं मेंबर्स को खरीदने में। मुझे संजय राउत जी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।